जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 6 to 12 तक का एनसीईआरटी और होप सो अगर मैं बात करूँ आप लोगों ने क्लास 6 का देख रखा होगा, क्लास 7 का चल रहा है क्योंकि एनसीईआरटी को समझने के लिए, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए स्टार्टिंग से देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्लास 6 को नहीं समझ पाओगे तो क्लास 7 को फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ से देखिए, आपको एकदम ईजिली समझ में आएगा और जितना भी इसमें क्वेश्चन है आपको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि पेपर में जो कहाँ से आता है क्वेश्चन, यहीं से उठ के सारा क्वेश्चन आता है, आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चैप्टर नंबर 13 12 तक हो चुका है, गति एवं समय आज होगा, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी के द्वारा दूरी, जो तय की गई दूरी होती है उसको मापता है ओडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर की बात करें तो ये क्या करता है, जो गाड़ियां चलती है उसका जो है स्पीड को मापता है, स्पीडोमीटर। फिर एक होता है आपका एक्सेलेरोमीटर, तो ये क्या करता है? तो एक्सेलेरोमीटर की अगर हम बात करें तो वो कितना स्पीड में जो है आपका वृद्धि हो रहा है, इसका जो है मतलब एक्सेलरेशन मापता है, यानी त्वरण समझिए मापता है आपका एक्सेलेरोमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? तो ये जो है विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, हवाई जहाज की ऊंचाई मापी जाती है आपका अल्टीमीटर, यानी कितनी हाइट तक वो उड़ रहा है, ये सारा चीज अल्टीमीटर से मापा जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है कि चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड है। चाल किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को, उस दूरी को चलने के लिए समय से जो डिवाइड करने पे प्राप्त होता है वही कहलाता है आपका मूल मात्रक, वही आपका चाल कहलाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा अगर है तो मीटर पर सेकंड है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया विद्युत धारा और इसके प्रभाव, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है? तो इसमें आपको सही बताना है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन है आपका कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी किसी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होने पर जो है उसका क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हमें विचार करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। जब हम कोई भी वायर हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा हो, ठीक है, या प्रवाहित हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? तप्त हो जाएगा। और विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव इसी को कहते हैं, ठीक है, यानी गर्म हो जाएगा, और इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट का जो है हीट इफेक्ट। तो दूसरा क्या है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये बिल्कुल सही है कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट आप प्रवाहित करोगे, फ्लो करोगे उसका, तो उसका जो वायर है वो मैग्नेट की तरह जो है बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट का चुंबकीय प्रभाव, या इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को कहते हैं। वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन अस्टेड, ऐसा ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने क्या देखा था? तो इलेक्ट्रिक करंट पे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को देखा था, विद्युत धारा को, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को कौन देखा था? क्रिश्चियन अस्टेड, ये पहला व्यक्ति थे, ठीक है। अब हम देखेंगे तो उस हिसाब से आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देखेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है कि इनका उपयोग शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है। बिल्कुल, विद्युत फ्यूज का यूज हम करते हैं, शॉर्ट सर्किट को हमें रोकना रहता है तब हम करते हैं। दूसरा है कि सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज का तार पिघल जाता है। तो ये भी आपका सही है कि जब सुरक्षा के हिसाब से अगर हम बात करें, जब हाई वोल्टेज हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? विद्युत का जो तार है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो पिघल जाएगा और पिघल कर टूट जाएगा, ठीक है। तो
इसलिए इसका यूज ही किया जाता है कि अगर हाई वोल्टेज आए तो किसी में परेशानी ना हो, वो डायरेक्ट जो है फ्यूज हो जाए तो आग लगने का उतना टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक सर्किट को भी अगर बात किया जाए तो आग से बचाया जा सकता है, नहीं तो आग लग सकता था। अगर फ्यूज नहीं होगा तो आग लग जाएगा। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो गया 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है थॉमस अल्वा एडिशन। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिशन के संबंध में विचार करना है कि कौन सा सही है। पहला है कि थॉमस अल्वा एडिशन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिशन जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब दूसरा नंबर देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिशन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का अधिकार किया था। ठीक है, आविष्कार किया था। ये आपका बिल्कुल सही है, दूसरा नंबर। अगर हम बात करें उन्होंने क्या क्या चीज का है, बल्ब को तो हम ऑलमोस्ट जानते हैं, ग्रामोफोन भी जानते हैं, प्लस चलचित्र कैमरा, ठीक है, यानी मूवी वाला जो कैमरा हो गया जो रिकॉर्ड करते, तथा कार्बन प्रेषक लगभग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने 1300 आविष्कार किए थे सब मिलाकर के। टोटल इन्होंने सोचिए कि 1300 आविष्कार उस समय क्या था, 1847 से 1931 इनका जीवन काल रहा है, और उस समय उन्होंने 1300 आविष्कार किए थे। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट आ गया चैप्टर प्रकाश। ठीक है, ऑप्टिक्स। तो इसका पहला क्या है, समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आवासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो आपका जो है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और सीधा होगा तो वो आभासी होगा, और जो बिंब के समान, यानी जो जितना हमारा जो वहां पे मिरर में जो इमेज बन रहा है, जो हम ओरिजिनल है वो बनता है ये समतल दर्पण में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उसमें जो है इन्वर्टेड होता है, मतलब कि आपका जो है दक्षिण वाला जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ जो है उसमें बायां हाथ दिखाई देगा। ठीक है, और बायां जो है आपको दाहिना दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया आपका, इसके तो 1 आपका सही हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब, ये हमने देख लिया, तो उस हिसाब से आपका दूसरा भी सही हो गया। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ये अवतल दर्पण के बारे में है कि अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रकाश से जो है आपका क्लास 7 का यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जो हमने 1 पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हमें क्या, अवतल दर्पण के बारे में विचार करना है, इसमें सही बताना है। पहला है आपका कि चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कनकेव मिरर या फिर आपका क्या है अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब अवतल दर्पण में कोई भी चीज जो आपको एकदम रियल दिखाई देता है, वास्तविक दिखाई देता है, और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण रियल और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को जो है मिरर के एकदम आईने के सामने, उस अवतल दर्पण के सामने एकदम रखेंगे तो वो इमेज क्या बनेगा, वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित होता है। तो इसलिए दांत विशेषज्ञ लोग क्या करते हैं कि दांत को बड़ा देखने के लिए, बड़ा इमेज देखने के लिए जो है आपका अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दांत हो, आंख हो, कान हो, नाक हो, गले हो, ये सब। ठीक है, अब दूसरा क्या है, तो उससे सबसे पहला सही हो गया। दूसरा है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों को पार्श्व दर्पण, साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका गलत है। साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका जो इमेज की अगर हम बात करें तो उसमें सीधा दिखाई देता है, आभासी, और आकार में छोटा दिखाई देता है। अगर आकार में बड़ा दिखाई देगा तो फिर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि लगेगा कि यार ये तो एकदम मेरे पास में ही है, लोग डर जाएंगे, है ना। तो इसलिए दूर दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई इतना दूरी में है, हमें साइड होना है, जो भी चीजें हो। तो इसलिए आपका जो है उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो चलिए हमारा उस हिसाब से आंसर क्या हो गया, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है आपका सही हो गया।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये लेंस की बात हो रही है, मिरर की बात नहीं हो रही है। तो उत्तल लेंस में ऐसा होता है कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में अगर बात करें तो इमेज से बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है। लेकिन सदैव नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है कि जब इमेज को जो है लेंस के एकदम सामने में, वस्तु को जो है एकदम लेंस के सामने में रख दीजिए, तो इससे जो बना हुआ इमेज होगा वो कैसा होगा, वो आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा, ठीक है। तो इसलिए उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ सदैव है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है हमारा कि अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दो बिल्कुल सही है। अवतल लेंस हमेशा जो है आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और आकार में बात करें तो वस्तु से छोटा इमेज बनाएगा, ठीक है। और अवतल लेंस अगर बात करें तो आपतित प्रकाश को अपसारित करता है, यानी बाहर की ओर मोड़ देता है। अवतल लेंस का वो काम है, याद रखिएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, आपका जो है 2 नंबर जो है आपका सही है, 1 नंबर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं श्वेत प्रकाश के बारे में। तो पहला आपका ऑप्शन है कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। बिल्कुल सही है, 7 वर्णों, जिसको हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में शॉर्ट फॉर्म इसका होता है बैनी आह पिनाला, ठीक है। 7 कलर हो गए, बै से बैगनी, नी से नीला, ठीक है, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से ये ऑरेंज, ठीक है, नारंगी, और आपका हो गया पिनाला, ला से लाल हो गया। तो उसी हिसाब से इंग्लिश में अगर बात करें तो विव ग्योर कहते हैं। वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, और बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो, ठीक है, ओ से ऑरेंज और आर से रेड हो गया। तो ये होता है। तो ये क्या होता है, सभी इन्हीं वर्णों का अगर बात करें, इसी को सब सारे कलर को इस तरीके से मिला दिया जाए तो ये व्हाइट प्रकाश में हो जाता है। सारे इस जो रेड लाइट हो गया, नारंगी हो गया, ये सारे जो लाइट है 7, इसको जो है हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, व्हाइट लाइट बन जाएगा, ठीक है। जैसे इंद्रधनुष जो हमारा बनता है जब सूर्य के प्रकाश से जो है हमारा इंद्रधनुष या प्रिज्म के मीडियम से अगर हम बात करें तो हमें ये जो 7 कलर नजर आता है, तो यही है आपका। तो उस हिसाब से आपका पहला भी आपका सही है। दूसरा अगर बात करें, इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ये भी आपका क्वेश्चन आता रहता है ना। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16, जल एक बहुमूल्य संसाधन, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी दिवस, 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, पृथ्वी पर जो है कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है पृथ्वी का, तो 71%, ठीक है। और अगर बात करें कि कब जो है अंतर्राष्ट्रीय आलवन जल वर्ष मनाया गया था, तो ये 2003 में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है आलवन जल वर्ष मनाया गया था, इन सैलाइन वाटर, ठीक है। ये आपका कब, इंटरनेशनल इन सैलाइन वाटर जो है आपका 2003 में मनाया गया था। तो आपका उस हिसाब से आंसर क्या हो गया, 1 का 22 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो है जल की कमी के कारण जो है इसका उत्तरदायी है। तो औद्योगिकरण में वृद्धि, बिल्कुल जल की कमी हो जाएगी। तो औद्योगिकरण में वृद्धि की अगर बात करें तो इससे भी जल कमी हो रही है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, उससे भी जल कमी हो रही है। सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता हो गई, वो भी हो गया। जल संसाधनों का कुप्रबंधन हो गया, ये भी है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका क्या है, जल की कमी के लिए ये उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 2 3 तीनों है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? तो मितव्ययी अगर हम बात करें कौन सी है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो नहर सिंचाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नलकूप सिंचाई जरूरी है, बावड़ियों में सिंचाई, बूंद सिंचाई, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किसान की भी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बूंद सिंचाई हो जाएगा, जिसको ड्रिप कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन या फिर कहें तो बूंद सिंचाई, ठीक है। तो किसान अपना खेत में जल का यूज करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या सबसे बेस्ट होता है, तो ड्रिप, ठीक है। ड्रिप सिंचाई जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है सिंचाई व्यवस्था में। इसमें क्या होता है कि इसमें पानी का जो वेस्ट है वो बहुत ही कम होता है। पाइप के द्वारा अगर बात करें तो पौधों को पानी इसमें दिया जाता है, ठीक है, इससे सीधे उसके जड़ में फैलता है, मतलब चला जाता है, ऐसा नहीं कि पानी इधर उधर फेंका गया बर्बाद हो गया, ये सब नहीं होता। तो ड्रिप सिंचाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बूंद सिंचाई है जो सबसे बेस्ट। नेक्स्ट है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या है, पहला आपका कि विश्व के सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा जो है स्थिर रहती है, तो नहीं ऐसा नहीं है, सभी नदियों झीलों में बिल्कुल भी कुल मात्रा स्थिर नहीं रहती है। नदी वगैरह में भी देखते कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। दूसरा क्या है, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, नहीं भूमिगत जल की मात्रा नियत हमेशा नहीं रहती है, कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो कमी हो जाता है ना, इस तरीके का। तीसरा अगर हम बात करें विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, नहीं ऐसा नहीं है। समुद्र जो है कभी कभी सूख भी सकता है, पता ही है, जैसे अराल सागर की अगर हम बात करें तो वो सूख गया है ना, तो उस हिसाब से आपका कुल मात्रा नियत नहीं है। डी नंबर में क्या है, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है यानी स्थिर है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड में अगर बात करें जल का टोटल अगर हम बात करें तो वो स्थिर रहता है, कैसे, तो वो होता है आपका जो जल चक्र होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो जल चक्र अगर हम बात करें तो ये 3 अवस्था में होता है। ठोस में कहाँ पे होता है, ध्रुव पे हो गया, ग्लेशियर में हो गया। द्रव के रूप में अगर बात करें तो महासागर, नदी, झील, भौम जल स्तर ये हो गया। गैस के रूप में बात करें तो हवा में जो जलवाष्प अपने साथ ले जाता है, ठीक है, वाटर साइकिल में या जल चक्र का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान। तो इस तरीके से जो है क्या है कि वो पृथ्वी पर जो है जल का टोटल जो मात्रा है वो स्थिर बना हुआ रहता है, बस उसका जो है अवस्था चेंज हो जाता है। चलिए अब हम कहाँ आ गए, 17 नंबर चैप्टर पे आ गए, 1 हमारी जीवन रेखा। तो इसमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो हम देखते हैं। पहले क्या होगा, अगर बात करें तो घास को कौन खाएगा, कीट को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खा जाएगा, सांप को कौन खा जाता है, गरुड़ खा जाता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, ठीक है। भोजन के लिए जो है अगर हम बात करें जीव जो होते हैं, जो जीव जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो आपका जो है वो किसी पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं, और कुछ जीव जंतु होते हैं जो छोटे जंतु पे, उससे जो छोटे जंतु होते हैं उस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो है प्रोसेस चलता है, ये खाद्य श्रृंखला का प्रोसेस चलता है, तो इसमें घास क्या होता है, हमने देख लिया कि कीटों के द्वारा खा लिया जाता है, और कीटों को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप, और सांप को गरुड़ खा जाता है। इस तरीके से जो है आपका फूड प्रोसेसिंग या फिर कहें खाद्य श्रृंखला जो है फूड सीरीज, ठीक है, इस तरीके से वो चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। ये भी आपका क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। अब देख सकते हैं फ्रेंड, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देगा कि हाँ ऐसा आता है। अगर आपने जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है उनको आराम से पता चल रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, यहीं से उठकर क्वेश्चन आता है और फिर लगता है कि अरे यार ये कहाँ से पूछ लिया। तो एनसीईआरटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है आपका। अगर ये क्लियर है तो आपको आगे कुछ भी पढ़ोगे तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपघटकों के संदर्भ में यानी डीकंपोजर के बारे में सही कथन बताना है। पहला क्या है कि ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो अपघटक हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और मरे हुए जो पेड़ पौधा हो गए, जीव जंतु का जो सड़ा हुआ जो टिश्यू हो गया, ये सब जो है उसका टिश्यू वगैरह उत्तक उसको खाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करता है मिट्टी, अगर बात करें तो मिट्टी को जो है गहरा रंग देते हैं, ठीक है, और उसी को कहते हैं ह्यूमस।
अब तो उस हिसाब से 1 सही है। दूसरा में क्या है, ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ह्यूमस अगर हम बात करें तो पेड़ पौधा के लिए जो है न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है, पोषण का काम करता है। तो ये एक न्यूट्रिएंट्स है, यानी पोषक के रूप में उसमें काम करता है। डिकम्पोजर बात करें तो ये आपका फॉरेस्ट में उगने वाला जो पेड़ पौधा है उसमें पोषक तत्वों का सप्लाई को ये बना के रखते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, बनाए रखने में जो हेल्पफुल होते हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 दोनों सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। अब हमें पकड़ना है कि कौन सा इसमें से जो है गलत है। पहला क्या है कि वन यानी जंगल जो है मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट ही है, जो वन हो गए पेड़ पौधे वो मृदा अपरदन से बचाते हैं। दूसरा क्या है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये गलत है। जंगल में जो पेड़ पौधा हो गए, जंतु, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तीसरा नंबर, तो आपका बी गलत हो गया। तीसरा नंबर क्यों सही है, तो वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते, बिल्कुल वन जो है जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते। चौथा क्या होगा, मिट्टी जो है वनों में वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मिट्टी जो है वन का वृद्धि करने में, अगर उपजाऊ मिट्टी रहेगा तो वन की वृद्धि होगी, उसके जो पेड़ हैं खुद ब खुद उग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब में हेल्पफुल होता है मिट्टी। तो उस हिसाब से हमारा गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए अब हमारा आ गया अपशिष्ट जल की कहानी, ठीक है। अपशिष्ट जल की कहानी, आमपक, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, आमपक और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब हमें देखना है स्लर्ज के बारे में और बायोगैस के बारे में कि जल उपचार का ये दोनों सह उत्पाद है, तो इसके बारे में कौन कौन सा चीज है जो इसमें सही है। पहला क्या है ऑप्शन में कि अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपक यानी स्लर्ज को जो है उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो वेस्टेड जल होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाटर होते हैं उसको हमें जो है यूजफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्लज का उपयोग जो है खाद्य के रूप में किया जाता है। और उसमें क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है, और ये कार्बनिक पदार्थ जो है पोषक तत्व के रूप में फिर से मिट्टी में खाद में जब हम मिलाते हैं तो फिर से मिट्टी में ये मिल जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं वापस। तो उस हिसाब से आपका 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो इससे बायोगैस निकलता है, ठीक है, इस प्रोसेस से उसको जो है फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, यानी खाना वाना बनाना हो गया या फिर ईंधन के रूप में उसको यूज किया जाता है। साथ ही इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इससे जो है प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादित की जाती है विद्युत। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी भी सही हो गया। इसके अलावा क्लोरीन और ओजोन, ठीक है, ये ऐसा केमिकल है जिसका यूज करके जो है पानी को साफ किया जाता है। जो गंदे पानी होते हैं उसमें क्लोरीन या फिर आपका बात करें क्लोरीन और ओजोन मिला करके जो है उसका जो है बैक्टीरिया हो गया, ये सब को जो है दूर किया जाता है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, ये दोनों सही है। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो गया 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम बात करेंगे कि कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वाला जो आता है टॉयलेट। तो पहला है इसमें कि इसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मानव मल होते हैं, जो गंदगी होती है, तो उसको जो है केंचुओं के द्वारा जो है उसको सही किया जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा किसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें जो है बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। बायोडिग्रेडेबल जो टॉयलेट होते हैं उसमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, उसमें जो है केंचुओं को जो है उसमें यूज किया जाता है वो उसको। उसके बाद अगर तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा क्या है, उस हिसाब से आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही हुआ। तीसरा क्या है, मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है, तो 3 सही है। जो टॉयलेट होता है
उसको बहुत ही अच्छा और स्वच्छता पूर्ण इस तरीके से बनाया जाता है किसमें, जो मानव मल होते हैं वो केक के रूप में, जो यानी कि केचुआ का जो केक होता है उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है और वो मिट्टी में उसको डाल दिया जाता है, जिससे मिट्टी में जो है पोषक का ये कार्य करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 3 इसमें सही पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो गया। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है क्लास 7 का भी कंप्लीट हो चुका है। तो होप सो आपको अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी अच्छा इसमें काम कर सकूं। मेरा एक ही व्यू रहता है इसमें से, अगर मैं बात करूं मेरा क्या मोटो है इसका, तो मेरा मोटो यही है कि मैं अच्छे कंटेंट दूं आप लोगों को और आप लोग अच्छा कर सको। ठीक है। ऐसे बाजार में तो मार्केट में बहुत एक से एक यूट्यूबर हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके का भी कर रहे, कुछ बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं। ठीक है, कि अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो कुछ भी परोसने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो है एक बढ़िया कंटेंट चाहिए होता है, बढ़िया चीज़ों को ही आप देखिए, मेरे हिसाब से किसी का भी आप देख रहे हैं। और एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज अगर आपको नहीं पता चलेगा तो मैं बता रही हूँ कि आपको कुछ सालों के बाद आपको ये फील होगा कि एनसीईआरटी है जो हम लोगों का बेड़ा पार करेगी। किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छा, ये रामबाण का काम करता है। अगर इसको कर लिए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।